पुत्री थी और इल्तुतमिश ने इसकी परवरिश जो है वो एक राजकुमार की तरह की थी। दुर्भाग्यवश नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1229 में इल्तुतमिश के समय में ही हो गई और रज़िया सुल्तान की योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश के बाकी के जो पुत्र थे वो अयोग्य थे और इल्तुतमिश को पता था कि मेरे बाद इस सिंहासन को रज़िया सुल्तान, इस शासन को रज़िया सुल्तान अच्छे से चला सकती है। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात अमीरों, प्रांतीय सूबेदारों ने उसके इस निर्णय को बदल दिया और उसके पुत्र रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो है वो अयोग्य था, भोगविलासी था, शासन में उसकी कोई रुचि नहीं थी और प्रांतीय सूबेदारों ने उसकी अयोग्यता के कारण फिर विद्रोह किया और इस विद्रोह के परिणाम की परिणति रज़िया सुल्तान के पुनः सुल्तान पद पर नियुक्ति से हुई। रज़िया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी उस समय की जो मुख्य घटनाएं हैं वो निम्न थी। सबसे पहले थी, रज़िया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी तो उसे अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय के तुर्क अमीर प्रांतीय सूबेदार जो थे उन्हें ये सहन नहीं हुआ कि दिल्ली की सल्तनत पर कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त हो जिसमें उनकी सहमति नहीं हो। और इन प्रांतीय सूबेदारों में हम बदायूं, मुल्तान, झांसी और लाहौर के सूबेदारों का उल्लेख कर सकते हैं। और इन्होंने रज़िया सुल्तान को गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा और दिल्ली के पास जाकर अपना शिविर लगा लिया कि हमें हर हाल में उसे इस पद से हटाना है। लेकिन रज़िया सुल्तान इस घटना से डरी नहीं, बल्कि साहसिकता से उसने इसका सामना किया और न केवल सामना किया अपितु कूटनीतिक नीति को अपनाते हुए उसने इस विद्रोह को शांत भी किया। और इसमें जो उसके विरोधी प्रांतीय सूबेदार थे उनमें फूट डालो की नीति को अपनाया और कुछ को अपनी तरफ मिलाया, कुछ को मार दिया, कुछ को बंदी बना लिया और कुल मिलाकर सिंहासन जो है उसको सुरक्षित करके और सुल्तान पद एक तरह से पुनः प्राप्त कर लिया। और इस घटना ने उसकी योग्यता, सर्वगुण संपन्नता और उसकी प्रसिद्धि को चारों तरफ फैला दिया। जब रज़िया सुल्तान ने अपना सुल्तान पद सुरक्षित कर लिया, उसके बाद उसने प्रशासनिक सुधार की ओर ध्यान दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने प्रशासन पर नियंत्रण नहीं किया तो ऐसे विद्रोह का सामना मुझे दोबारा भी करना या दोबारा सामना हो सकता है। इसके लिए उसने सबसे पहले तो यह निर्णय लिया कि मुझे तुर्क जो हैं उनकी शक्ति को कम करके गैर तुर्क अधिकारियों की नियुक्ति करनी है। और इसके अंतर्गत उसने गैर तुर्क जो व्यक्ति थे उनकी नियुक्तियां की, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन को वजीर बनाया, मलिक सैफुद्दीन ऐबक को उसने सेना का अध्यक्ष बनाया, एजाज को लाहौर का सूबेदार दिया, अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाया, याकूत जो है उसे अमीर आखूर का पद दिया। और यहाँ गैर तुर्क अमीरों को उसने मुख्य पदों पर नियुक्त करके तुर्क जो सूबेदार थे उनके पास एक तरह से सीधा मैसेज भेज दिया है कि अब उन सत्ता में उनका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ उसने अपनी प्रसिद्धि को एक तरह से पुनः स्थापित कर दिया। जब रज़िया सुल्तान गद्दी पर बैठी उसके करीब 7-8 महीने के पश्चात दिल्ली के पास जो है करमत और मुजाहिदी जाति के लोग रहते थे और इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के अंतर्गत उन्होंने रज़िया सुल्तान को गद्दी से हटाने के लिए, उस समय में उन्हें पता पड़ा कि रज़िया सुल्तान आज जामा मस्जिद में आई और जामा मस्जिद पर आक्रमण कर दिया।
वहाँ उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को मारने का प्रयास किया, लेकिन रजिया सुल्तान वहाँ नहीं थी, इसलिए बच गई। और रजिया सुल्तान ने न केवल अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई, क्योंकि उसको ये पहले ही सूचना मिल गई थी कि ऐसा वो करने वाले हैं, अपितु उसने बहुत सारे कर्मार्थी और मुजाहिदों को मौत के घाट उतार कर इस विद्रोह का दमन किया। इसके पश्चात जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी और इल्तुतमिश के पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज जो कि अयोग्यता शासक नियुक्त कर दिया गया था, तो रणथंबोर जो है, रणथंबोर में था, वहाँ पे चौहान शासक राजपूत शासकों का दुर्ग था रणथंबोर। चौहान राजपूत शासकों ने उस दुर्ग को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और वहाँ पे जो तुर्क थे उनको घेर लिया। उन तुर्कों ने रजिया से सैनिक सहायता मांगी, रजिया ने सैनिक सहायता दी, लेकिन साथ ही रजिया ने ये मैसेज भी दिया कि अगर ऐसा लगे कि हम हार रहे हैं या तुर्क ज़्यादा मर रहे हैं तो आप दुर्ग जो है उसको खाली कर देना। और यहाँ रजिया सुल्तान ने कूटनीतिक का परिचय दिया और उसने, हालांकि इसको अमीर जो थे उन्होंने इसकी कूटनीतिक असफलता के रूप में लिया, लेकिन क्योंकि रजिया सुल्तान अभी गद्दी पर बैठी थी और वो नहीं चाहती थी कि उसे क्योंकि वो अपने आप को एक तरह से स्थापित कर रही थी प्रशासनिक उसमें, और वो नहीं चाहती थी कि इस विद्रोह के फलस्वरूप ऐसा कुछ हो कि वो जो ठीक करने की कोशिश करी है वो गलत हो जाए। इसलिए उसने सीधे सीधे बोल दिया था कि अगर ऐसा लगे तो आप दुर्ग खाली कर दीजिएगा। हालांकि यहाँ चौहानों का अधिकार हो गया था और तुर्कों को यहाँ से आना पड़ा था, लेकिन रजिया सुल्तान जो है एक तरह से यहाँ पे असफल भी हुई और अमीर जो है वो असंतुष्ट भी हुए। लेकिन रजिया सुल्तान का ये मानना था कि मुझे रणथंबोर दुर्ग की रक्षा के एवज में अपने सिंहासन की बलि नहीं चढ़ानी है। अच्छा, फिर रजिया सुल्तान ने सीमांत जो समस्या थी, आप देखें पश्चिमी क्षेत्र जो है, भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो है वहाँ पे निरंतर मंगोल आक्रमण रहे मध्यकाल में, रजिया के टाइम में भी हुए। रजिया के टाइम में यहाँ का जो शासक था पश्चिमी सीमांत क्षेत्र का, वो था मागबर्नी का प्रतिनिधि हसन करलू। मंगोल निरंतर आक्रमण करते थे। इससे पहले मांगवर्णी जो है उसने भी इल्तुतमिश से सहायता मांगी थी, लेकिन यहाँ पे करलूक जो है उसने भी रजिया सुल्तान से सहायता मांगी, लेकिन यहाँ फिर उसने कूटनीति का सहारा लेते हुए किसी भी सहायता से मना कर दिया और मंगोलों से अपनी सीमा को सुरक्षित कर लिया। रजिया सुल्तान की एक उपलब्धि समझ लीजिए या उसकी निडरता समझ लीजिए या उसकी साहसिकता समझ लीजिए। रजिया सुल्तान जब जाती थी उस टाइम में एक स्त्री होकर जब वो राज दरबार में जाती थी तो वो पूरी तरह से मर्दाने वेश में जाती थी, वही रौब होता था, ना वो किसी से डरती थी। और इसीलिए मिन्हाज ने कहा है कि वह एक महान शासक, बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार, साहसी, सैनिक गुण संपन्न स्त्री थी जो एक शासक में होना आवश्यक है। रजिया सुल्तान जो है वो गद्दी पर बैठी, लेकिन उसका पतन भी 4 वर्षों के अंतराल में ही हो गया। पतन का कारण वही था जो अमीर असंतुष्ट हो गए थे, चाहे उसकी रणथंबोर की नीति से वो हो, चाहे मंगोलों के विरुद्ध करलूक की मदद नहीं करी उस वजह से वो, चाहे उसके मर्दाने रवैये की वजह से वो। लेकिन रजिया सुल्तान को फिर अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और इस विद्रोह के फलस्वरूप बहराम शाह जो है उसको सुल्तान बना दिया गया और रजिया सुल्तान को पद से हटा दिया गया। अब रजिया सुल्तान का इतनी जल्दी पतन क्यों हुआ, इसकी अगर हम विवेचना करें तो इसमें पहला तो ये है कि अमीर जो हैं, आप देखिए अमीर जो हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने इल्तुतमिश के बाद अपने स्वार्थ के लिए कभी वो रुकनुद्दीन को शासक बना रहे हैं, कभी वो रजिया के साथ आ रहे हैं, कभी वो बहराम शाह के साथ आ रहे हैं। जिसने स्वार्थ पूर्ति कर दी वो उसके पक्ष में, जिनकी स्वार्थों की पूर्ति नहीं हुई वो सुल्तान के विरोध में।
तो एक जो कारण रहा वो अमीरों का स्वार्थ रहा, दूसरा जो वो कारण था वो रज़िया का स्त्री होना, क्योंकि रज़िया का स्त्री होना एक बहुत बड़ा कारण था उसके पतन का। कोई भी अमीर, कोई भी पुरुष जो है उस समय का, वो स्पेशली वो पुरुष जो प्रांतीय सूबेदार है या अमीर है, वो स्त्री पर अपने ऊपर शासन को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और ये अपनी तौहीन समझ रहे थे। इसलिए भी उसके पतन का एक कारण रहा। फिर था रज़िया का मर्दाना व्यवहार। रज़िया जो है, मैंने आपको बताया कि रज़िया जब दरबार में जाती थी तो उसे बिल्कुल नहीं था कि मैं स्त्री हूँ। वो पुरुषों के साथ शिकार खेलती थी, पुरुषों के साथ वो रहती थी, घोड़ों पर घुड़सवारी करती थी। और ये उस समय के धर्मांध कट्टर मुसलमान जो थे, अमीर जो थे, उनको बर्दाश्त नहीं था। एक कारण था याकूत के साथ उसके संबंध। याकूत जो है उसके बहुत करीब रहा। याकूत को उसने ये अनुमति दे रखी थी कि याकूत उसके समय बिना किसी परमिशन के किसी भी समय मिल सकता है। याकूत को उसने अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया और ये अमीर जो हैं वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो कुल मिलाकर ये ऐसे कारण रहे जिससे रज़िया सुल्तान का पतन हो गया। लेकिन रज़िया सुल्तान एक बहादुर, सर्वगुण संपन्न, उदार, न्यायप्रिय, विद्वानों की आश्रयदाता, प्रजा शुभचिंतक और सर्वगुण संपन्न सुल्तान रही।